हेलो एवरीवन। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था। हमने डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स लाइक इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड देन एक्सट्रिंसिक में पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था। और हमने एनर्जी बैंड डायग्राम की फॉर्म में देखा था कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम चार्ज कैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे कि होल, इलेक्ट्रॉन और किस तरीके से करंट फ्लो होता है। बट उससे पहले मैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ये वो टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ कंपैरिजन, कुछ डिफरेंसेस और कुछ टेक्निकल टर्म्स लाइक मोबिलिटी, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, उनके ऊपर कुछ शॉर्ट न्यूमेरिकल्स। तो ये सारी चीज़ें हम पहले थोड़ा कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे आपके करंट पे, मींस डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीज़ें हम फिर कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला कंपैरिजन है, यानी कि अ, आपको मैं 3 अलग-अलग चीज़ों के टेबल्स और आप कह सकते हो कंपैरिजन चार्ट्स यहाँ पे समझाऊँगा। तो पहला है हमारा कंपैरिजन बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ओके, तो आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को कह सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इम्प्योर होते हैं क्योंकि यहाँ पर आप पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल, मींस थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स और फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स को फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स में मिलाते हैं। ओके, तब आपका एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका पुअर कंडक्टिविटी। अगर आप बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स दोनों ही क्या हैं, इक्वल हैं। वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग प्रॉपर होती है। तो इसका मतलब अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो डेफिनेटली इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, पुअर होगी। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी क्या होगी, गुड, क्योंकि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आप इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से आपका करंट फ्लो होता है। ओके, थर्ड पॉइंट, जैसे मैंने आपको ये पहले ही बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही आपके होल्स होंगे। ओके, बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स। और पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर होल्स आपके मेजॉरिटी होते हैं। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी और होल्स माइनॉरिटी। ओके, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके होल्स क्या होंगे, मेजॉरिटी होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनॉरिटी होंगे। तो यहाँ पर आप साथ में इसकी ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी एंड होल्स आर इन माइनॉरिटी। ओके, और जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी। ओके, तो ये 3 डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट फोर्थ, आप फर्मी लेवल के टर्म्स में अपने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के एनर्जी बैंड डायग्राम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, फर्मी लेवल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है इंट्रिंसिक केस में, मिडिल में। ओके, सो फर्मी लेवल बेसिकली क्या होता है, वो लेवल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को ढूंढने की या होने की उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज मैक्सिमम एट फर्मी लेवल। ओके, तो ये यहाँ पे कहाँ होती है, सेंटर में होती है इन द केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर हम एक्सट्रिंसिक की बात करें तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप के लिए ये फर्मी लेवल कहाँ होती है, कंडक्शन बैंड के पास। और पी टाइप के लिए ये फर्मी लेवल कहाँ होती है, वैलेंस बैंड के पास। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी इससे पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि ये फर्मी लेवल यहाँ क्यों एग्जिस्ट करती हैं। ओके, तो यहीं पे लिखा हुआ है कि इन एन टाइप फर्मी लेवल लाइज नियर दी कंडक्शन बैंड। ओके, तो कंडक्शन बैंड बॉटम के पास ये पे रहती है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड के ऊपर, मतलब अपर साइड में ये
फर्मी लेवल एग्जिस्ट करती है। तो ये अगर आप 4-5 डिफरेंसेस मतलब 4 डिफरेंसेस अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन की इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो ये फर्स्ट कंपैरिजन क्या है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, सिंपल ग्रुप 5 एलिमेंट्स को आपने मिक्स किया 4 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, और पी टाइप में क्या करेंगे आप, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज यानी कि थर्ड ग्रुप को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो एन टाइप क्या होती है आपकी, डोनर टाइप की इम्प्योरिटी होती है, और पी टाइप आपकी क्या होती है, एक्सेप्टर टाइप की इम्प्योरिटी। तो ये भी मैंने आपको समझाया था कि डोनर इम्प्योरिटी यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्लियर? In n-type semiconductor, electrons are majority carriers and holes are minority carriers. Clear? And in the case of p-type, holes are majority carriers and electrons are minority carriers. तो p-type में holes आपके majority में होते हैं और electrons आपके minority में होते हैं. Fourth point, number of electrons are much greater than p. क्लियर? तो n इज टू मच ग्रेटर देन p। तो यहाँ पे n टाइप में जो भी कंसंट्रेशन होता है वो कंसंट्रेशन किससे डिसाइड किया जाता है, nd से, डोनर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। तो ये टर्म्स हम अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंपली हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि आपका जो n है वो क्या है, आपके नंबर ऑफ, और आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, या फिर आप इसको कहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। p आपका क्या है, नंबर ऑफ होल्स। nd है आपका डोनर इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी। Na है आपका एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी। Ni है आपका इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। तो ये टर्म्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि Na क्या है, Nd क्या है, Ni क्या है, Ec क्या है, Ev क्या है, Ef क्या है, ये सारे टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। ओके, तो डेफिनेटली इन द केस ऑफ एन टाइप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो सारा का सारा जो कंसंट्रेशन है वो इसके बराबर होगा, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे, डोनर एटम। जितना जितनी आप इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, आपने फास्फोरस का एक एटम ऐड किया सिलिकॉन क्रिस्टल में तो आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। ओके, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसकी हेल्प से होंगे, डोनर इम्प्योरिटी की हेल्प से। तो n इज इक्विवेलेंट टू nd। अब अगर आप नंबर ऑफ होल्स, तो जो यहाँ पे माइनॉरिटी में होंगे, अगर आप वो उनको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला होता है ni स्क्वायर इक्वल टू n इंटू p। तो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जो किसी भी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स। तो अगर आपको माइनॉरिटी कैरियर की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे करेंगे, p इज इक्वल टू ni स्क्वायर डिवाइड बाई nd। ओके, और इसी तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ, और आप कह सकते हैं नंबर ऑफ होल्स आर टू मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो पी यहाँ पे किसके बराबर होगा, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के, मतलब जितने भी फ्री होल्स होंगे वो आपके एक्सेप्टर इम्प्योरिटी पे डिपेंड करेंगे, और आपका जो माइनॉरिटी कैरियर है, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, उसका कंसंट्रेशन, उसके नंबर ऑफ नंबर्स आप कैसे डिफाइन करेंगे, एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन ए। ओके, फिफ्थ पॉइंट, जैसा मैंने आपको बताया कि फर्मी लेवल कहाँ लाई करता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, कंडक्शन बैंड के नीचे। तो देखिए यहाँ कंडक्शन बैंड के नीचे बना रखा है हमने ये फर्मी लेवल। ओके, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहाँ लाई करता है, वैलेंस बैंड के ऊपर। देखिए यहाँ पे फर्मी लेवल ये बना रखा है फॉर पी टाइप। ओके, तो आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो आप इस तरीके से समझा के आ सकते हैं। तो आई होप ये दोनों ही कंपैरिजन आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए, ये सारे पॉइंट्स आप याद कीजिए, और एग्जाम में अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप इनको वहां पर
लिख के आइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कंपैरिजन। अब देखिए हमने मेनली जैसा मैंने आपको पहले समझाया था कि हम यहाँ पर किस पे फोकस करेंगे, सेमीकंडक्टर्स पे। तो हम हमारी जो भी अभी तक स्टोरी चल रही है, कहानी चल रही है, वो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स बने कैसे, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, उनके बेन डायग्राम, बेन डायग्राम के बाद फर्मी लेवल क्या होता है, एनर्जी गैप क्या होता है, क्यों हम सेमीकंडक्टर्स को प्रीफर करते हैं, ये सारी चीजें अभी तक हम पढ़ रहे हैं। ओके, अब जनरली कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, कि इन तीनों ही मटेरियल्स में आप कुछ डिफरेंसेस बताइए अकॉर्डिंग टू देयर पैरामीटर्स। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं आपकी सेमीकंडक्टर की, मेटल की, इंसुलेटर की। तो यहाँ पर हम पैरामीटर्स ये सेलेक्ट करेंगे जो भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे, उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो ये सबसे पहला पॉइंट है कंडक्टिविटी। अभी आने वाले लेक्चर में या इसी लेक्चर में हम कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। एक जनरल टर्म है, हम सबको पता है कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कि कितने अच्छे तरीके से किसी मटेरियल में चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं। ओके, कंडक्टिविटी मींस कितना अच्छे तरीके से वो मेटल कंडक्ट कर रहा है। रेसिस्टिविटी क्या होता है, कोई भी मटेरियल कितने अच्छे तरीके से रेसिस्ट कर रहा है, यानी कि रोक रहा है चार्ज कैरियर्स के फ्लो को। तो अगर हम कंडक्टर की बात करें तो देखिए कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, बहुत हाई होनी चाहिए, तो इट इज वेरी हाई। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत बेकार होती है, इट इज वेरी पुअर, तो यहाँ पे वेरी लो। और सेमीकंडक्टर की मॉडरेट। मॉडरेट क्यों? क्योंकि ये डोपिंग के लेवल पे डिपेंड करती है। अगर आप डोपिंग का लेवल ज़्यादा रखेंगे, ओके, तो ज़्यादा फ्री चार्ज कैरियर्स मिल जाएंगे, तो आपकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी। अगर आपके चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन, फ्री चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन कम है, तो कंडक्टिविटी बेकार होगी। अब कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी दोनों क्या है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस अगर एक इंक्रीज कर रही है तो डेफिनेटली दूसरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, इन दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये बढ़ रही है तो ये घटेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर कंडक्टिविटी वेरी हाई है, तो रेसिस्टिविटी क्या होगी, वेरी लो। ओके, यहाँ पे कंडक्टिविटी वेरी लो, इट मींस रेसिस्टिविटी वेरी हाई, और सेमीकंडक्टर केस में रेसिस्टिविटी मॉडरेट। तो आई थिंक दो डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे, याद हो गए होंगे, कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी। ओके, चलिए फॉरवर्डिंग गैप की बात करते हैं। फिर से हम एनर्जी बैंड डायग्राम में जाते हैं। तो वहां हमने पढ़ा था कि इन केस ऑफ मेटल, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। ओके, तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है। तो यहाँ पर कंडक्टर के केस में नो फॉरवर्डिंग गैप, जिसको हम फॉरवर्डिंग गैप भी कहते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। इंसुलेटर के केस में ये गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो ये अराउंड 5 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास होता है ये एनर्जी गैप। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बहुत दूर होते हैं। सेमीकंडक्टर के केस में ये 1 to 2 इलेक्ट्रोवोल्ट के बीच में लाई करता है। ओके, तो फोर्थ पॉइंट है आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ क्या है इसका कहने का मतलब, कि रेसिस्टेंस जो है आपका, वो टेम्परेचर की रिस्पेक्ट में क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। तो अगर कोई मटेरियल है मेरे पास और मैं उस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, सपोज मेरे पास एक कोई मटेरियल है और मैं इस मटेरियल को एक्सटर्नल एनर्जी दे रहा हूँ, मीन्स मैं इसे गर्म कर रहा हूँ। तो गर्म करने में इसके अंदर के जो चार पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी, वो मूव करेंगे। तो क्या मूव करने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है या कम हो रही है? ओके, तो अगर जैसे कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो रेसिस्टिविटी डेफिनेटली कम होगी, और अगर कंडक्टिविटी कम हो रही है तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी। ओके, तो देखिए कंडक्टर्स के केस में इट इज पॉजिटिव। अब देखिए पॉजिटिव क्यों है, आपने सपोज एक कंडक्टर लिया, मेटल लिया, सपोज कॉपर लिया आपने, ठीक। कॉपर में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पे अगर आप कोई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब आपने उसको एक्सटर्नल एनर्जी दी, यानी आपने उसको गर्म किया। तो गर्म करने में क्या होगा, या हीट आप उसको देंगे तो एक्सटर्नल एनर्जी से क्या होगा, कि उसमें जो और बॉन्ड्स होंगे, ओके, तो वो क्या होंगे, वो टूटेंगे उस एनर्जी से।
वो टूटेंगे तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बनेंगे, मतलब जो और चार्ज कैरियर्स बनेंगे, वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो वो रैंडमली मूव करेंगे। तो जब ऑलरेडी आप ऐसे कह सकते हैं कि ये बॉक्स भरा हुआ था, ओके, ये सपोज मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन से भरे हुए थे। अब क्या होगा, अब कुछ जो थे वो नहीं मूव कर रहे थे, आपने बाहर से एनर्जी दी, अब वो भी मूव करने लगे, तो यहाँ पे अंदर घूमने की जगह ही नहीं बची। तो जब घूमने की जगह नहीं बची, इसका मतलब कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए कंडक्टर के केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपका जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस होती है, और रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ओके, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में देखिए, अब देखिए इंसुलेटर में क्या है, फ्री चार्ज कैरियर्स ही नहीं है। अब आप बाहर से, यानी कि ये एक मटेरियल है, यहाँ पे बहुत ही कम, बहुत कम चार्ज कैरियर्स थे। अब आपने क्या किया, बाहर से यहाँ पे टेम्परेचर दिया, इसको हीट किया, तो क्या होगा, इसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग क्या होगी, टूटेगी, चार्ज कैरियर्स क्रिएट होंगे, और वो हो सकता है एक एक टेम्परेचर रेंज पे या वैल्यू पे कुछ कंडक्टिविटी, बहुत ही स्मॉल कंडक्टिविटी शो करे। ओके, तो अगर ऐसा हो रहा है, मतलब जस्ट मैं इंसुलेटर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मटेरियल की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर कुछ नहीं था, फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं थे, आपने टेम्परेचर दिया और उसने अगर कंडक्टिविटी आपको दी एक टेम्परेचर पे, एक हाई टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ओके, सो तो कंडक्टिविटी बढ़ गई। अगर कंडक्टिविटी बढ़ी, इसका मतलब रेसिस्टिविटी कम हो गई। तो यानी कि आप टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टिविटी घट रही है। क्या हो रहा है, आप जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स, तो आपका रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस आपका डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो ऐसा इंसुलेटर के केस में होता है, और ऐसा ही केस किस में होता है, सेमीकंडक्टर में। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि सपोज आपके पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, अब यहाँ पे आपने डोपिंग कर रखी है, तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल टेम्परेचर दिया, तो यहाँ पे जो और बॉन्ड टूट सकते थे वो भी क्या होंगे, इस हीट की वजह से टूट जाएंगे। तो यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स और क्रिएट हो जाएंगे, फ्री चार्ज कैरियर्स, मतलब मूवेबल चार्ज, मोबाइल चार्ज कैरियर्स और क्रिएट हो जाएंगे। तो और क्रिएट होंगे तो इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगेन अगर आप सेमी कंडक्टर के केस में भी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा उस मटेरियल का, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस अगर उस मटेरियल का डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी उस मटेरियल की इंप्रूव हो रही है। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये एक, आप कह सकते हैं, पैरामीटर है जो रेसिस्टिविटी के टर्म्स में आपको चीजों को समझा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इसी पे बेस्ड है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। ठीक, तो देखिए जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि R इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। R डिक्रीजेज यानी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगेन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। ओके, तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर इन दोनों केस में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन। तो सिंपल देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में आप अगर समझेंगे तो मेटल में क्या होगा या कंडक्टर में क्या होगा, बहुत सारे होंगे यानी वेरी लार्ज। इंसुलेटर के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे कंडक्शन के लिए, बहुत ही कम यानी वेरी स्मॉल, और सेमीकंडक्टर के केस में मॉडरेट। ओके, चलिए नेक्स्ट, कंडक्टिविटी। तो अगर रूम टेम्परेचर पे कितनी अच्छी कंडक्टिविटी शो कर रहा है, तो कंडक्टर्स बहुत अच्छी कंडक्टिविटी शो करते हैं, वेरी गुड, insulator poor, and then semiconductor moderate. Okay, now example आप समझा सकते हैं कंडक्टर का, लाइक कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सारे आपके कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। इंसुलेटर में आप पेपर, रबड़, ग्लास, ये सारे आपके इंसुलेटर्स हो गए। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हम पढ़ते आ रहे हैं। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए लास्ट पॉइंट है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आपके कंडक्टर्स जो हैं वो कंडक्टिंग मटेरियल की तरह यूज होते हैं, लाइक वायर, हम जो होम वायर अगर हम बनाते हैं वो आपका कंडक्टर है। इंसुलेटर का एप्लीकेशन आपका कैपेसिटर्स है,
ठीक है, तो जितने भी लाइक सेरेमिक कैपेसिटर और देन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर एप्लीकेशन क्या है आपके, लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये सारे एप्लीकेशंस आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के। ओके, तो ये क्वेश्चन जनरली फर्स्ट ईयर में पूछा ही जाता है कि आप राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इन टर्म्स में लाइक conductivity, resistivity, temperature coefficient of resistance, the number of free electrons, forbidden gap, application, और यू कैन से एग्जाम्पल। तो ये सारे आप पैरामीटर्स यूज करके इनको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये डिफरेंस, ये कंपैरिजन चार्ट भी समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में और विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अभी हमने देखिए इससे पहले जो टर्म पढ़े थे वो यहाँ पे यूज होंगे। तो देखिए होता क्या है कि सपोज आपके पास कोई एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है और वो किस टाइप का है, इंट्रिंसिक। तो हम सबको मालूम है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ होल्स की। पहली चीज, फ्री कैरियर्स यानी फ्री चार्ज कैरियर्स की अगर बात करें तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, क्योंकि बॉन्डिंग पूरी होती है। तो यहाँ फ्री चार्ज कैरियर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये क्या करेंगे, आपके 0 केल्विन पे किसकी तरह बिहेव करेंगे, बिल्कुल एक यू कैन से इंसुलेटर की तरह। ओके, तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एट 0 के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज परफेक्ट इंसुलेटर। ओके, 0 केल्विन पे जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं वो इंसुलेटर बन जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर आपने क्या किया, हीट यानी कि एक्सटर्नल सोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हीट दे रहे हैं। तो हीट देने में क्या होगा, इसके अंदर लाइक अगर आप एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना लें, तो सिलिकॉन 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 सब जगह सिलिकॉन, यहाँ बॉन्डिंग होगी प्रॉपर। ऐसे ही यहाँ पे 4 बॉन्ड्स होंगे अगले के साथ। ओके, तो यहाँ पे बॉन्ड होंगे, यहाँ पे बॉन्ड होंगे, ये सब बॉन्डिंग होगी। क्लियर है? तो अब क्या होगा, अब जब आपने इसमें टेम्परेचर दिया यानी कि आपने हीट दी, तो ये बॉन्ड्स क्या होंगे, आपस में ब्रेक हो सकते हैं, होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आप एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं। तो इनको एनर्जी मिलेगी इन चार्ज कैरियर्स को, तो वो क्या करेंगे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एग्जिट हो जाएंगे, मतलब बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा कि इंट्रिंसिक के केस में ये इलेक्ट्रॉन सपोज क्या हुआ, यहाँ से एग्जिट कर गया। तो क्या हुआ, जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकला तो यहाँ क्या बन गया, एक होल, और यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। क्लियर? ऐसे ही अब क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा इस होल को कवर करने के लिए, तो वो यहाँ एक होल छोड़ जाएगा और फिर वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से मूवमेंट होगा, यानी चार्ज कैरियर्स आपके रूम टेम्परेचर पे कोवैलेंट बॉन्ड्स की ब्रेक होने की वजह से क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में एक मजे की बात क्या होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, तो उसके साथ क्या होगा, एक होल भी जनरेट होगा। ओके, तो इंट्रिंसिक के केस में द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। जितना आपका इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही आपका होल्स का कंसंट्रेशन होगा। अब ये सारी चीजें हो किसकी वजह से रही हैं, ये सारी चीजें हो रही है टेम्परेचर यानी कि थर्मल, थर्मल यानी कि टेम्परेचर, हीट आप जो दे रहे हैं बाहर से। ओके, सो द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ड्यू टू टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल जनरेशन। क्लियर? देखिए अब थोड़ा सा आप इसको इस फिगर से समझिए, ये एनर्जी आ रही है, यानी कि वैलेंस बैंड में जो भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे उनको आपने क्या किया, बाहर से एनर्जी दी। ओके, अब बाहर से आपने उनको एनर्जी दी, तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने इस यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने क्या किया, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उस एनर्जी के साथ वो कहाँ पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में, यानी कि अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए। क्लियर?
तो यहाँ से जब ये ऊपर गए तो यहाँ इन्होंने एक होल क्रिएट किया और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बन गया। क्लियर? अब ये मूव करेंगे, ठीक, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब क्या होगा, जब ये पेयर जनरेट हो जाएंगे इस एनर्जी की वजह से, तो अब जब ये मूव करेंगे तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आपस में टकरा जाए। ओके, होता क्या है, जैसे सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भागा, फिर उसने यहाँ एक होल जनरेट किया। अब इस होल को ऑक्यूपाई करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो ये एक ड्यूरेशन के बाद, मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन बोल सकते हैं, शॉर्ट टाइम के बाद रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होती है। क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका एक्साइट होके एनर्जी एक्साइटेशन के साथ कंडक्शन बैंड में चला गया था, वो किसी होल के साथ टकरा गया, उसने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी। ओके, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन कोई यहाँ आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन जो था उसने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी और वो वापस कहाँ पहुंच गया, वैलेंस बैंड। देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ आ रहा है, इधर आ गया और उसने ये एनर्जी रिलीज कर दी। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, रिकम्बाइन हो गया, इलेक्ट्रॉन और होल जो जनरेट हुए थे वो अब क्या हो गए, रिकॉम्बाइन हो गए। तो रिकॉम्बिनेशन जनरेशन, रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन, ये प्रोसेस चलती रहती है। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। क्लियर? तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। क्या है कि 0 केल्विन पे आपके जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, यानी 300 केल्विन की अगर हम बात करें, 27 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें, तो कुछ एनर्जी इन कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करती है रूम टेम्परेचर पे, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, मूवमेंट होता है। बट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों क्या हैं, आपके इक्वल हैं। क्लियर? अब कोई आप ये कह सकते हैं कि कोई डायरेक्शन नहीं है उनके मूवमेंट का, वो एट रैंडम मूव कर रहे हैं, तो वो जनरेट हुए, तो वो दूसरे होल के साथ जाके कंबाइन हो गया, तो वो रिकम्बाइनेशन हो गया, तो वो थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट किए, उसके बाद फिर वो खत्म हो गए। तो ये प्रोसेस इंट्रिंसिक केस में चलती रहती है। ओके, इसलिए इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स। तो ये जो भी मैंने आपको चीज समझाई वो सब यहाँ पे थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ है। The process by which free electrons and holes are generated is called generation of carriers. When electron in a valence band get enough energy, then they will absorb this energy and jumps into the conduction band. जैसे मैंने आपको बताया था, the electron which is jumped into conduction band is called free electron, and the place from where इलेक्ट्रॉन लेफ्ट इज कॉल्ड होल। तो होल वो नीचे क्रिएट करके आया और ऊपर वहां पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। तो टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जो मैंने आपसे कहा था कि सेमीकंडक्टर में कॉन्सेप्ट आता है होल्स का, तो वो बेसिकली ये होल है। एंड देन similarly recombination, the process by which free electrons and the holes get eliminated is called recombination. तो थोड़ी देर के बाद जो आपस में वो कंबाइन हो जाते हैं, that process is called recombination. तो अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके मूवमेंट की वजह से जो हमें करंट मिल रहा है, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन करंट। तो ये डेफिनेशंस एक नंबर में या 2 मार्क्स में आपसे, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती हैं कि लाइक जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जनरेशन रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन करंट क्या है, दैट इज बेसिकली द करंट which is created by the movement of free electrons. Okay, होल करंट क्या होता है, इट इज ड्यू टू दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या है आपके, देखिए वैलेंस बैंड से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ गए, आपके एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किए और वो क्या छोड़ के गए, होल। तो ऐसे ही मूवमेंट होता रहता है, आप इसको इस तरीके से समझिए जैसे मैंने आपको भी समझाया। देखिए क्या होगा, सपोज यहाँ पर एक, ये हम 3 सीट मान लेते हैं। ओके, तो क्या हो रहा है, सपोज यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ था, वो स्टूडेंट कहाँ चला गया, ए से बी पे चला गया। क्लियर? तो अब ए की सीट क्या हो गई, वैकेंट हो गई, और बी की सीट फिल हो गई। वो स्टूडेंट बी से
सी पे चला गया, तो अब क्या हुआ, बी की सीट वैकेंट हो गई, सी की सीट फिल हो गई। ओके, तो ये जो स्टूडेंट मूव कर रहा है वो बेसिकली क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये इधर को जा रहा है, और देखिए होल कहाँ क्रिएट हो रहा है, पहले यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, अब ये अगर आगे जाएगा तो यहाँ होगा, तो होल कहाँ मूव कर रहा है आपका, इधर मूव कर रहा है। क्लियर, तो इधर आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है और इधर आपका होल का मूवमेंट है। क्लियर, तो ये ही टोटल करंट है आपका, तो इलेक्ट्रॉन करंट एंड होल करंट। अब इन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, जस्ट अपोजिट। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, तो इसीलिए कुल मिला के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको कोई भी करंट नहीं मिलता है। ओके, तो देखिए होल करंट ऑलवेज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रॉन करंट। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर भाग रहा है तो वो होल को कहाँ छोड़ता चला जा रहा है, पीछे को। यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ होल रह गया, तो इलेक्ट्रॉन इधर भागा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागा, तो फिर ये यहाँ होल हो गया। ओके, तो होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट दोनों के डायरेक्शन क्या होते हैं आपके, अपोजिट होते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा था कैरियर लाइफ टाइम, यानी कि जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन, ये जो दो प्रोसेस हैं इनके बीच में कितनी देर के लिए कोई चार्ज कैरियर रहा, वो कितना टाइम था, दैट टाइम ड्यूरेशन इज बेसिकली कॉल्ड कैरियर लाइफ टाइम। So the time duration between generation and recombination processes of charge carriers is called carrier lifetime. Clear? The conductivity of an intrinsic semiconductor increases with temperature. It means the resistivity decreases with increase in temperature. Hence, semiconductors have negative temperature coefficient of resistivity. तो ये जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ समझ रहे थे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे क्या असर होता है टेम्परेचर का, तो वो यही है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी भी डेफिनेटली इंक्रीज होगी, और अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, हो रही है, तो आपकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर्स हमेशा नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट रेसिस्टिविटी का शो करते हैं। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में या कोई वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेमीकंडक्टर्स नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्यों शो करते हैं, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या वो नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी शो करते हैं या पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी शो करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, और आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि क्यों कर, सॉरी। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली 3 चार्ट पढ़े, 3 कंपैरिजन पढ़े, वो आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा, हमने कुछ टर्म्स लाइक जनरेशन ऑफ कैरियर, रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर, क्यों होता है ये, टेम्परेचर के क्या इफेक्ट पड़ता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, ये सारी चीजें, डिफरेंट डेफिनेशन लाइक कैरियर लाइफ टाइम, इलेक्ट्रॉन करंट, होल करंट, ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में कवर करी। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।